माय नेम इज़ अनंत कुमार गुप्ता और आज अपना टॉपिक है सॉलिड स्टेट। चलो बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट की। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली 12th में से लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था। अभी जो सीबीएसई ने कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस किए हैं नए सिलेबस में वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो भी ऐड कर दी गई। चलो मैं बात कर लेता हूँ क्या होता है सॉलिड स्टेट। 11th में तुम पढ़ के आए हो स्टेट्स ऑफ मैटर, 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके उस चैप्टर में तुमने सिर्फ गैसेस के बारे में पढ़ा था। किस फेज के बारे में पढ़ा था? गैसियस फेज के बारे में पढ़ा था। होता क्या है गैसियस फेज, होता क्या है सॉलिड फेज, होता क्या है लिक्विड फेज। गैसियस फेज तुम पढ़ चुके हो। मैं यहाँ पे बात करूँगा ओनली किसकी? सॉलिड की। इसकी बात करूँगा ओनली सॉलिड। चलो मेरे पास बर्फ है, वाटर की सॉलिड फॉर्म जिसे मैं क्या बोलता हूँ? आइस। वाटर की सॉलिड फॉर्म जिसे मैं क्या बोलता हूँ? आइस। और गैसों में क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। ये पढ़ के आ चुके हो। फ्लूइडिटी मतलब गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने के लिए क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। गैसों के पार्टिकल्स मूव करने के लिए क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। और आइस में क्या पाई जाएगी? रिजिडिटी पाई जाएगी। आइस में क्या पाई जाएगी? रिजिडिटी पाई जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सॉलिड क्या होते हैं? दैट स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड क्या होते हैं? दैट स्टेट्स ऑफ मैटर in which constituent particles are strongly bonded with force of attraction। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि सॉलिड्स की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वर्ड आया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या वर्ड आया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। चलो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? जब कोई पार्टिकल, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है कैटायन, एक पार्टिकल है एनायन, दोनों पार्टिकल्स अपनी एक पोजीशन पे फिक्स हो, दोनों पार्टिकल्स अपनी एक पोजीशन पे फिक्स हो तो उसे मैं क्या बोलूँगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। पार्टिकल्स कहाँ हो? एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। और उस फॉर्मूले को मैं पूरे को क्या बोलूँगा? सॉलिड स्टेट। समझ में आई मेरी बात? चलो मैं समझ लेता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये देखो, दैट स्टेट्स ऑफ मैटर in which constituent particles are bonded with strong force of attraction। मतलब इनके बीच इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिससे मैं क्या नाम देता हूँ? सॉलिड स्टेट नाम देता हूँ। समझ में आई मेरी बात? चलो मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे देखो सॉलिड में सबको मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर एक सॉलिड है, ये मार्कर एक सॉलिड है। क्या इसकी वॉल्यूम में चेंज हो सकता है? क्या इस मार्कर के वॉल्यूम में चेंज हो सकता है? इसमें जितनी इंक आएगी उतनी तो आएगी। क्या तुम इसके वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। मैं बात करता हूँ इसकी शेप की। इस मार्कर की शेप चेंज हो सकती है क्या? इस मार्कर की शेप चेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि एक सॉलिड है। मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल की शेप चेंज हो सकती है क्या? इस टेबल की शेप चेंज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसकी सॉलिड्स की शेप भी क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। बाकी अगर मैं बात करूँ साइज की, तो सॉलिड्स की साइज भी क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। ये 10th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ के आ चुके हो कि सॉलिड्स की शेप, साइज, वॉल्यूम सारे क्या रहते हैं? डेफिनेट रहते हैं। चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सॉलिड्स का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। भाई सॉलिड्स को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? सॉलिड्स को कंप्रेस किया जा सकता है क्या? सॉलिड्स के बीच इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या तुम उसको कंप्रेस कर पाओगे? क्या तुम उसको कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सॉलिड्स के बीच कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स की, वो क्या होती है? वेरी लो होती है। मैं बात कर लेता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी की। इस मार्कर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? इस मार्कर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी है? कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट अपोजिट फ्लेक्सिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर लो है तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी? इसकी लो होगी। सॉलिड्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? लो होगी। ये सारा इजी लेवल का 10th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ के आ चुके हो। चलो मैं बात करता हूँ डिफ्यूजन पावर। सॉलिड्स की डिफ्यूजन पावर। अरे मेरे पास एक स्प्रे है, डीओ है, उसको मैंने रूम में स्प्रे किया तो वो डिफ्यूज हो जाती है, उसकी स्मेल क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो क्या है? गैस। वो क्या है? गैस। उसके अंदर गैस भरी हुई है और वो गैस क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई। मतलब गैस की अगर मैं बात करूँ तो गैसों में डिफ्यूजन पावर वेरी हाई होती है, जबकि सॉलिड्स में डिफ्यूजन पावर बहुत ही कम होती है या फिर होती नहीं है। डिफ्यूजन पावर नेग्लेक्ट बोल सकते हो तुम किसकी? सॉलिड्स की।
समझ में आई मेरी बात? तो सॉलिड्स की डिफ्यूजन पावर वेरी लॉ होती है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? चलो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। क्यों होते हैं? अभी मैंने सॉलिड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाईली क्लोज्ड है, तो अगर हाईली क्लोज्ड मॉलिक्यूल है तो उनको एक दूसरे को फ्री करवाने के लिए ज़्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही वेरी हाई होते हैं ड्यू टू हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये सब तुम जानते ही हो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी के और हीट। इलेक्ट्रिसिटी तो भाई सॉलिड, तुम बोलोगे कि मार्बल भी सॉलिड है, चौक भी सॉलिड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अपन चौक को इजीली तोड़ सकते हैं, चौक को इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन मार्बल को इजीली तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। मार्बल को इजीली नहीं तोड़ पाओगे। क्यों भाई? दोनों में क्रिस्टलाइन अगर पार्टिकल्स की मैं बात करूँ तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। तो फिर चौक को इजीली क्यों तोड़ पाते हो? मार्बल को इजीली क्यों नहीं तोड़ पाते? तो इस कैटेगराइज पे मैंने सॉलिड को कर दिया कैटेगराइज क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में। सॉलिड को कर दिया मैंने कैटेगराइज किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड में। समझ में आई मेरी बात? क्यों तुम तोड़ पाते हो चौक को, क्यों मार्बल को नहीं तोड़ पाते हो, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें दोनों में सेम है? क्यों? क्योंकि मार्बल जो आता है वो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और जो चौक आती है जो अपन बोर्ड पे लिखते हैं वो किसमें आती है? अमॉर्फस सॉलिड में। सॉलिड चौक किसमें आती है? अमॉर्फस सॉलिड में। होता क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसके लिए? फॉर अ लॉन्ग रेंज, मतलब एक लॉन्ग रेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, डिसिप्लिन्ड अरेंज्ड होते हैं। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे देखो, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे पास कैटायन एनायन कैटायन एनायन लो, सपोज ये मैंने डार्क सर्किल किया और ये मैंने नॉर्मल सर्किल किया, तो देखो यहाँ पे ये ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है। इसके जस्ट नीचे ब्लैंक डार्क। अब तुम बोलोगे इन दोनों के बीच में ही इसको क्यों प्रेफर किया? यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही इसको क्यों प्रेफर किया? भाई तुमने मिठाई के डब्बे में लड्डू जमाए हैं, मिठाई के डब्बे में लड्डू जमाए हैं, तो नीचे दो लड्डू हैं, उनके बीच में ही तुम दूसरा लड्डू रखोगे। इससे क्या होता है? इससे डब्बे की पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे डब्बे की पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस तरह अरेंज करने से फॉर अ लॉन्ग रेंज एक पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से इनको ऐसे अरेंज करते हैं। ये एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट शो हो रहा है, तो इससे मैं बोलता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर ए लॉन्ग रेंज। ये रेगुलर अरेंजमेंट शो किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक लॉन्ग रेंज के लिए। समझ में आई मेरी बात? रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। चलो मैं बात कर लेता हूँ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हो लेकिन बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए। रेगुलर अरेंजमेंट बोल सकते हो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए। एक जैसे देखो, यहाँ पे सर्किल किया, यहाँ पे डार्क सर्किल किया, यहाँ पे नॉर्मल सर्किल ब्लैंक। तो देखो यहाँ पे ब्लैंक 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 फिर डार्क। तो ये क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट है? नहीं, ये एक इरेगुलर अरेंजमेंट है, और ये बहुत ही शॉर्ट है। ये जो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ये भी एक बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है। मतलब देखो, ये यहाँ पे रेगुलर था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर इरेगुलर हुआ, तो ये एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो इससे मैं क्या बोलता हूँ? अमॉर्फस सॉलिड। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं क्या, एक इरेगुलर अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है? अमॉर्फस सॉलिड्स में पाया जाता है, एक डिस्टर्ब अरेंजमेंट पाया जाता है। क्लियर है बात? चलो मैं बात कर लेता हूँ अपने सेकंड डिफरेंस की, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में सेकंड डिफरेंस क्या होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनको मैं क्या बोलता हूँ? ट्रू सॉलिड्स। जैसे मैंने मार्बल का एग्जांपल दिया था,
जैसे मैंने मार्बल का एग्जांपल लिया था, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, सूडो सॉलिड्स होते हैं। सूडो सॉलिड्स बोले तो ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अरे तुम भाई किसी घर में 4-5 साल से रह रहे हो और उस घर में ग्लास लगे हुए हैं, तो उस घर के ग्लास की थिकनेस को चेक करना, उस घर के ग्लास की थिकनेस को चेक करना। वो जो ग्लास है वो नीचे से उनकी विड्थ बढ़ी हुई लगेगी, नीचे से उनकी विड्थ बढ़ी हुई लगेगी, क्योंकि ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड है तो वो ग्लास जो होता है उसकी थिकनेस, उसकी जो ग्लास का जो थिकनेस है वो नीचे से बढ़ जाती है और ऊपर से पतला होता जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सूडो सॉलिड्स है और सुपर कूल्ड। क्लियर है मेरी बात। चलो अगर मैं बात कर लेता हूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात कर लेता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वेरी शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वेरी शार्प होता है। शार्प मतलब जैसे मैंने किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट किया, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया, तो हीट करने में सपोज मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, हीट करने पे NaCl है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। जैसे NaCl 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी शार्प होता है। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर मेल्ट होगा तो इस पे ही होगा। बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, है ना। इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड की बात करूँ, अमॉर्फस सॉलिड की बात करूँ तो अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जैसे मैंने प्लास्टिक ली तो प्लास्टिक पहले नरम होगी, फिर जाके वो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट अपन उसको टेम्परेचर तो कर रहे हैं लेकिन वो बार बार चेंज हो रहा है अपनी फेजेस में। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो एक टेम्परेचर उसका एक रेंज में होता है। टेम्परेचर क्या होता है उसका, एक रेंज, एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट स्टार्ट हुई, 200 डिग्री सेल्सियस पर वो ओवरऑल लिक्विड बनी, 200 डिग्री सेल्सियस पर वो ओवरऑल लिक्विड बनी, तो एक रेंज में होगा इसका टेम्परेचर। मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट होता है अमॉर्फस सॉलिड का, बॉइलिंग पॉइंट अमॉर्फस सॉलिड का एक रेंज में। क्लियर है मेरी बात। चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। जिसमें एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, तो नेक्स्ट डिफरेंस है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमॉर्फस सॉलिड। तो मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। तो देखो एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, जब तुम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हो, किसी भी लैटिस की जब तुम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हो तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसे मैंने क्या नाम दिया है, एनाइसोट्रॉपिक। जैसे मेरे पास ये कोई भी देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो देखो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, जिसमें बताओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो अगर तुम चलते हो तो इस डायरेक्शन में अगर तुम चले तो एक रेगुलर अरेंजमेंट शो होगा। मतलब इस डायरेक्शन में अगर तुम चले तो एक रेगुलर अरेंजमेंट शो होगा। हम नीचे चलते हो तो ये वाला अरेंजमेंट अलग है और ये वाला अरेंजमेंट अलग है। मतलब डायरेक्शन भी डिफरेंस है और अरेंजमेंट भी अलग है। मतलब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज होगी। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। सपोज इस डायरेक्शन में तुम चले तो देखो यहाँ भी सेम अरेंजमेंट, मतलब इस डायरेक्शन में इन तीनों के अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग। चलो देखो इस डायरेक्शन में अगर तुम चलते हो तो यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है और अलग अलग डायरेक्शन में चलने से अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इससे मैंने क्या नाम दिया है, अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन में चलने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम हुई। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई, सेम हुई। मतलब सपोज मैंने इस वाली डायरेक्शन में अगर मैं चला, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस वाली डायरेक्शन में चला तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है,
इरेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हुई, फिर यहाँ पे आ रही फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हुई, यहाँ पे अगर मैं चला तो ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, अलग अलग डायरेक्शन में चलने से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, यहाँ तक ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हुई, सेम हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हुई, सेम हुई, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, NaCl, KCl, CaF2, मतलब एक कैटायन और एक एनायन, इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर ए लॉन्ग रेंज, NaCl, KCl, CaF2 एटसेट्रा। अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो रबर, ग्लास, इसमें क्वार्ट्ज और लिख लेना एक एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। मेरी बात क्लियर समझ में आया। सॉलिड स्टेट के दो कैटेगराइज किया मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट का कांस्टेंट पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज के लिए, जबकि अमोर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट एक शॉर्ट रेंज के लिए, रेगुलर अरेंजमेंट एक शॉर्ट रेंज के लिए। ये मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया था, ये मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया था, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, दो पार्टिकल्स का, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स है। सपोज ये मैंने स्फेयर, ये डार्क, ये ब्लैंक स्फेयर, ये डार्क स्फेयर, ब्लैंक स्फेयर, डार्क स्फेयर, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट हुआ कांस्टेंट पार्टिकल्स का। और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वेरी शार्प होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अमोर्फस सॉलिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में होता है, मतलब इस रेंज से इस रेंज तक, पहले मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, देन किसी दूसरे टेम्परेचर पर लिक्विड हुआ, तो एक रेंज में हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका अमोर्फस सॉलिड का। बाकी एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी आइसोट्रोपिक। मेरे में बहुत एग्जाम्पल क्या लिखे मैंने, NaCl, KCl, CaF2, क्वार्ट्ज एटसेट्रा, और अमोर्फस सॉलिड क्या लिखे, रबर, ग्लास एटसेट्रा।